आज की कहानी है मेरी कीमत के बारे में। आपको अपनी वैल्यू कभी-कभी नहीं पता होती है और बाहर का बंदा आकर आपको आपकी वैल्यू बताता है। मिस्टर ओपी शर्मा ने बोल दिया था कि लाइट को कंट्रोल करो। वो तो बोल के निकल लिए और मेरे में इतना दम नहीं था कि मैं उनसे दोबारा जाके पूछ सकूं कि लाइट को कंट्रोल कैसे करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लगा रहा मैं जब भी मैं लाइट ऑन करता था अपनी स्टूडियो में, कोई भी शूट होता था, तो मेरे दिमाग के पीछे एक ही चीज़ गूंजती रहती थी कि लाइट को कंट्रोल करो। अपनी तरफ से जितनी मुझे समझ थी मैं लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लाइट को कंट्रोल करने का मतलब क्या है। ये जद्दोजहद चलती रही, कोशिशें करता रहा, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जो रिजल्ट्स मैं चाह रहा था और वो लाइट को कंट्रोल करना नहीं हो पा रहा था। मेरा काम ठीक ठाक चल पड़ा था। ये जो ऐड वाला फॉर्मूला मैंने अपनाया था, लोग आने लगे थे और मैंने हर हफ्ते ऐड देना शुरू कर दिया था न्यूज़पेपर में। तो उसके रिजल्ट में हो ये रहा था, ऑन एन एवरेज मैं हफ्ते के 2 या 3 पोर्टफोलियो करने लगा था। लोग आते थे, पोर्टफोलियो करवाते थे फ्री वाला, और उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे होते थे कि जो पूरा पोर्टफोलियो करा लेते थे। मज़ा आने लगा, पैसे कमाने लगा और बहुत कुछ सीखता रहा, क्योंकि दिमाग के पीछे वही घंटी बज रही थी, दिमाग के पीछे वही आवाज़ गूंज रही थी कि लाइट को कंट्रोल करो। इस दौरान मैंने एक चीज़ और करी कि जब मैं ये पोर्टफोलियो करने लगा, हफ्ते में 2-3 पोर्टफोलियो हो रहे थे, तो बार बार मुझे जाना पड़ता था बंगाली मार्केट, फिल्म प्रोसेस कराता था। फिर मेरे पास टाइम होता था, कभी वो 1 घंटे का टाइम देते थे, कभी 2 घंटे का टाइम देते थे, और वहाँ से वापस आना लक्ष्मी नगर, तो मैं सोचता था कि यार वहीं पे टाइम बिता लो। तो मैं क्या करता था कि मैं उनको रील दी, और कनॉट प्लेस, जो दिल्ली वाले लोग हैं, जो दिल्ली में रहे हैं, अभी के बच्चे नहीं, जो पहले के बच्चे हैं या जो थोड़े मेरी उम्र के लोग हैं, जिनको पता हो, दिल्ली में एक जगह होती थी आउटर सर्कल के पास, कनॉट प्लेस में, विम्पीज़। तो मैं क्या करता था, मैं फिल्म देके विम्पीज़ चला जाता था। विम्पीज़ एक फास्ट फूड जॉइंट है, अगर जिनको नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ। और वहाँ पर कॉफ़ी मिलती थी, सबसे सस्ती चीज़ जो मुझे लगती थी कि वो एक कॉफ़ी मिलती थी, और वहाँ जाकर मैं बैठ जाता था। मैं वहाँ घंटों बिता देता था, पर करता क्या था, मैं वहाँ बैठ के एक कॉफ़ी ली और विंडो के पास जाके बैठ गया अकेला। मैं वहाँ पर बैठकर लोगों को देखता था और ये देखता था कि लाइट क्या खेल खेल रही है। विंडो से लाइट आ रही होती थी, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, बड़ी बड़ी विंडोज़ थी शीशे वाली। तो मैं वहाँ बैठ के लोगों को ऑब्ज़र्व करता था, मैं वहाँ बैठ के लाइट को ऑब्ज़र्व करता था। देखने में, सुनने में ये लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं बैठ के देखता था कि लोगों के एक्सप्रेशंस क्या हैं, लोग एक दूसरे के साथ जब बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से अपने हाव भाव को चेंज करते हैं, किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। अगर वो लड़की से बात कर रहे हैं या लड़की किसी लड़के से बात कर रही है तो उसके एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं, वो सामने से कैसे दिखते हैं, वो फेस अगर लेफ्ट करते हैं तो कैसे दिखते हैं, लाइट उनके ऊपर किस तरह से आ रही है, लाइट की शैडोज़ कैसे बन रही हैं। तो ये मेरी एक एक्सरसाइज भी हो रही थी, और वो लाइट को कंट्रोल करने वाली जो बात थी वो मेरे बैक ऑफ द ब्रेन में दबी हुई थी, और मैं उसके ऊपर सोचता जा रहा था और अपने आप को ट्रेन कर रहा था, अपनी आँखों को ट्रेन कर रहा था कि लाइट क्या है, कैसे चलती है, क्या होता है लाइट, कैसे अलग अलग टाइम पे लाइट का कलर कैसे चेंज हो जाता है, अलग अलग टाइम पे शैडोज़ कैसे बदल जाती हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा था कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, हंसते हैं तो कैसे लगते हैं, सर नीचे करते हैं तो कैसे लगते हैं, लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो कैसे लगते हैं, खड़े होके कैसे लगते हैं। बिना कैमरे के मैं वहाँ पर वो पिक्चरें खींच रहा था अपने दिमाग में, वो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था अपने दिमाग में। और कोई ज़रिया नहीं था मेरे पास, ना मैं किसी से बात कर सकता था, ना मैं किसी को किसी से डिस्कस कर सकता था। गूगल तो भूल ही जाओ, उस ज़माने में कुछ था नहीं, मोबाइल फ़ोन्स होते नहीं थे।
तो मेरे पास सिर्फ एक यही तरीका था जिससे कि मैं लाइट को और लोगों को समझने की कोशिश करता था। और जो भी चीज़ें मैं वहाँ पर सीख रहा था, जब मेरे शूट होते थे तो मैं उन चीज़ों को अपने दिमाग में रखता था और उन चीज़ों को मैं अपने पिक्चर्स में डालने की कोशिश करता था या इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करता था। तो ये मेरी एक ट्रेनिंग क्लास चल रही थी वहाँ पर, और वो लाइट को कंट्रोल करने वाली बात मेरे दिमाग में गूंजे जा रही थी। फिर मुझे लगा कि यार लाइट को कंट्रोल करना है, क्योंकि मेरे पास फ्लैश लाइट्स थी, 3 लाइट्स थी। तो मैं तो अंदाजे से अपर्चर लगा देता था। 100 का आईएसओ रखते थे, फिल्म डाली और 5.6 का अपर्चर रखा या 16 का अपर्चर रखा, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं लाइट कितनी दूर रख रहा हूँ या कितनी पास रख रहा हूँ। तो तुक्का होता था, पता नहीं होता था कि मतलब क्या एग्जैक्ट एक्सपोजर आएगा। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई एक चीज़ आती है लाइट मीटर। अगर आपके पास लाइट मीटर होगा तो आप लाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, पालिका बाज़ार गया, चांदनी चौक गया, अलग अलग जगह जाकर पूछा कि भाई ये लाइट मीटर कितने का आता है और क्या मैं देख सकता हूँ कैसा होता है लाइट मीटर। फाइनली मुझे वो लाइट मीटर मिला, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 11,000 या 12,000 रुपये की। और उस वक्त मेरी हैसियत तो थी नहीं कि मैं 11-12 हज़ार का लाइट मीटर खरीद सकूं। मैं चाहता तो पापा से पैसे ले सकता था, पूछ सकता था, शायद वो दे भी देते, लेकिन बहुत शर्म आ रही थी मुझे कि मैं उनसे कैसे पूछूं। पहले ही इतना खर्चा हो चुका है और मैंने अगर ये काम स्टार्ट करा है तो मुझे अपने बलबूते पे कुछ करना चाहिए। तो मैंने पापा से लेने के लिए तो मतलब नहीं सोचा, मतलब मैं इस बात को तो साइड कर दिया कि मैं पापा से पैसे नहीं लूँगा। और मेरी जेब में इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं ये लाइट मीटर खरीद सकूं, पर दिमाग में वो लाइट मीटर छप गया था और मुझे लगने लगा कि लाइट मीटर के बिना अब मैं अच्छी पिक्चर्स नहीं ले सकता। तो मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया और खुद सोचा कि एक दिन मैं लाइट मीटर खरीदूंगा अपने पैसों से। पर फिर भी मुझे लाइट को कंट्रोल करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार मैं एक फ़िल्म लेता हूँ और लाइट को मैं एक जगह पे रखता हूँ और मैं अलग अलग एक्सपोजर्स देता हूँ उसके ऊपर, मतलब जितना मुझे अंदाज़ा था। तो मैं एक जगह पर लाइट रखी, मेन सोर्स ऑफ लाइट, और 5.6 पे पिक्चर खींची, 4 पे पिक्चर खींची, 8 पे पिक्चर खींची, 11 पिक्चर खींची, 16 पे पिक्चर खींची। फिर मैंने लाइट को थोड़ी दूर रखा, फिर यही प्रोसेस करा। ऐसे कर करके मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ओके 2 फीट पे रखता हूँ, मैंने ये एक्सपोजर दिए, 3 फीट पे रखता हूँ तो ये एक्सपोजर दिए, 4 फीट पे रखता हूँ तो ये एक्सपोजर दिए। फिर मैंने वो फिल्म प्रोसेस कराई और फिर मैंने देखा कि क्या फ़र्क आ रहा है, कौन सा एक्सपोजर सही आ रहा है। तो इस तरह से मैंने अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करा कि अगर लाइट इतनी दूर रखी होगी तो मेरे को ये सही एक्सपोजर मिलेगा, लाइट इतनी दूर रखी होगी तो ये वाला सही अपर्चर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं करता रहा, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आ रहा था। पोर्टफोलियो होते जा रहे थे। मैं रोज़ जब भी टाइम मिलता था मैं जाकर विनपीस में बैठता था, चीज़ों को देखता था, समझने की कोशिश करता था, और ऐड मैं रेगुलरली दे रहा था न्यूज़पेपर में। तो ये जो मैं न्यूज़पेपर में ऐड देता था, वहाँ क्लासिफाइड ऐड होते थे, ये सबसे सस्ते वाले ऐड थे। उसी के नीचे उसी कॉलम में मॉडलिंग वाला जो कॉलम होता था उसमें ऐड्स आते थे मॉडल कोऑर्डिनेटर्स के, और वो लोग बोलते थे कि भाई हम आपको लॉन्च करेंगे, आप अपना पोर्टफोलियो लेकर आओ, हम आपका पोर्टफोलियो कराएंगे। ऐसी बड़ी सारी एजेंसीज खुली हुई थी दिल्ली में। तो मैंने कहा शायद इनको कांटेक्ट करके देखते हैं। अभी मैं इस चीज़ के बारे में सोच ही रहा था और प्लान कर रहा था कि किसी को फ़ोन करके देखते हैं, उनसे जाके मिलते हैं कि भाई किस तरह से ये लोग काम करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। अचानक से एक दिन मुझे एक फ़ोन आया, तो बोलता कि सर हमने आपका न्यूज़पेपर में ऐड देखा है, मेरा नाम मुकेश है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या आपको पोर्टफोलियो कराना है? तो कहता नहीं मुझे पोर्टफोलियो नहीं कराना, कुछ बिज़नेस की बात करनी है आपसे। मैंने कहा ठीक है। तो हमारा टाइम वाइम फिक्स हुआ। मैंने उसे बोला कि ठीक है आप आ जाओ। तो जिस दिन का टाइम फिक्स हुआ था भाई साहब आ गए। एक बंदा आया स्टूडियो में, लंबे लंबे बाल थे, गिट्ठा सा बंदा था, देखने में बड़ा अजीब सा डाइसी सा बंदा लग रहा था। खैर वो आया, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, कहता मेरा नाम मुकेश है और मेरा ऑफिस है यहाँ, क्या कहते हैं कौन सी जगह है, विश्वास नगर में मेरा ऑफिस है और मैं मॉडल्स को लॉन्च करता हूँ, हम लोग शूट्स कराते हैं,
और नए लोग जो आते हैं उनके पोर्टफोलियोज़ भी करवाता हूँ। तो आप कितना चार्ज करते हो पोर्टफोलियो का? तो मैंने उसको बोला कि मैं तो 700-800 लेता हूँ पोर्टफोलियो के, 3 रोल करके देता हूँ। तो कहता ठीक है, मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ कि मैं लोगों को आपके पास भेजूंगा, आप 800 चार्ज करते हो, मैं आपको 1000 दूंगा एक पोर्टफोलियो के। आपको मैं फ़ोन करूंगा, मेरा बंदा आएगा जिसको पोर्टफोलियो कराना है, उसके हाथ में एक लिफाफा भिजवाऊंगा, उसमें आपका कैश होगा, आप उसका पोर्टफोलियो करिए। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो कोई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनको सब समझा कर भेजूंगा, कपड़े सब कुछ, क्या लेकर आना है, क्या करना है, वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ पोर्टफोलियो करना है। जब वो पिक्चर्स हो जाएंगी तो आपको उससे डील करने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर्स लेने के लिए मैं आपके पास आ जाऊँगा, नेगेटिव्स और पिक्चर्स मैं ले लूँगा आपसे। मुझे लगा यार ये तो सही चीज़ है, मैं 700-800 लेता हूँ, ये 1000 दे रहा है, सानू की मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़िया चीज़ है ये तो। मेरे पोर्टफोलियो तो चल ही रहे हैं और ये भाई के पोर्टफोलियो भी हैं। तो इस बंदे के साथ मेरी ये डील हुई, मिस्टर मुकेश के साथ। और मतलब अगले हफ्ते से ही उसका फ़ोन आया कि सर मैं एक बंदा भेज रहा हूँ और आप उसका पोर्टफोलियो कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। जो टाइम फिक्स हुआ था, बंदा आया, बंदे ने मुझे एक लिफाफा दिया, हमने उसका पोर्टफोलियो करा। पोर्टफोलियो जब हो गया, मिस्टर मुकेश का दोबारा फ़ोन आया 2-3 दिन बाद कि पोर्टफोलियो हो गया। तो उन्होंने एक बंदा भेजा, वो पिक्चर्स और नेगेटिव्स लेके चला गया। हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब वो उसका क्या करे क्या ना करे वो उसकी सिरदर्दी। तो ये सिलसिला चालू हो गया और ये सिलसिला ऐसा चालू हुआ कि मुझे अब ऐड देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी न्यूज़पेपर में। ये बंदा मुझे हफ्ते के 3-4 पोर्टफोलियो देने लगा। लड़के भी आते थे उसमें, लड़कियां भी आती थी। मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे कुछ समझाना, ना मुझे किसी को कन्विंस करना। तो ये एक बिजनेस टाइप हो गया जहाँ पर वो मेरे लिए पोर्टफोलियो लेकर आ रहा है, मैं उसको पोर्टफोलियो करके दे रहा हूँ और मुझे पैसे मिलने लगे। और साथ साथ मेरी फोटोग्राफी इंप्रूव होने लगी क्योंकि मैं लाइट को कंट्रोल करने लगा, थोड़ी चीज़ें समझने लगा और अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट करने होते थे या जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी वो सारी चीज़ें मैं इन लोगों के ऊपर करने लगा। तो ये चलता रहा सिलसिला। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ टकाटक चल रहा है। वो बंदे भेजता है, ना उसे कोई प्रॉब्लम, ना मुझे कोई प्रॉब्लम, ना जो मॉडल्स आ रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका फ़ायदा ही फ़ायदा। अपन को 1000 मिल रहे हैं एक पोर्टफोलियो के, हफ्ते के 3 पोर्टफोलियो आ रहे हैं, 3000 आ रहे हैं। महीने के हो गए कितने, लगा लो, कैलकुलेट कर लो। एक हफ्ते के 3000, 3 और 3 6, 6 और 6 12,000 रुपये मैं महीने के कमा रहा हूँ बैठे बिठाए। और अपना जो कोई इधर छोटा मोटा काम हो रहा था वो चल ही रहा था। तो एक ये अच्छा सा टाइप हो गया। और वो जो लाइट को कंट्रोल करने वाली चीज़ थी वो भी मेरे पीछे पीछे चले जा रही है। तो एक दिन मैंने क्या करा, मैंने अपनी बहन को बुलाया, अपनी बहन को बोला कि चलो आज आपकी पिक्चर्स करते हैं। और उस दिन मैंने एक अलग चीज़ करी। मैंने कहा कि यार लाइट को मैं सीधा ही डालता हूँ अपने मॉडल्स के ऊपर, मैं उसको कहीं से रोक नहीं रहा हूँ, मैं उसको कहीं से कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। तो यही मुझे समझ में आ रहा था। तो मैंने क्या करा, कार्डबोर्ड के ऐसे बड़े बड़े फ्लैग्स टाइप बनाए, मतलब चकोर लंबे अलग अलग साइज़ के, और उसको ब्लैक शीट से कवर कर दिया। और फिर मैंने लिए छोटे छोटे स्टैंड्स और क्लिप्स। तो फिर मैंने क्या करा कि जब मैं लाइट डाल रहा था अपने सिस्टर के फेस के ऊपर, जो मेन लाइट होती थी उसको मैंने ब्लॉक करा कि वो लाइट स्पिल होके पीछे की तरफ ना जाए। जो पीछे वाली लाइट थी वो अगर मैं बैकड्रॉप के ऊपर डाल रहा हूँ तो वो स्पिल होके मॉडल के ऊपर ना आए, यानी कि मेरी बहन के ऊपर ना आए। तो ये लाइट को मैं रोक रहा था, जहाँ पर मैं चाह रहा था लाइट गिरे वहाँ पर गिरे। अगर मैं ऊपर से लाइट दे रहा हूँ तो लाइट बालों के लिए तो वो बालों पर ही आए, अगर वो फेस के लिए तो वो फेस पे ही जाए, पीछे ना जाए। तो ये जो मैंने कार्ड्स बनाए थे ब्लैक कलर के, ये बहुत बहुत यूज़फुल हुए। और जब उनका रिजल्ट आया तो भैया मज़ा आ गया। मतलब समझ में आ गया कि लाइट कंट्रोल कैसे करते हैं। मतलब लाइट को रोकना है, लाइट को ऐसे फेंकना नहीं है आपको, लाइट को लेके ऐसे ना डब्बा भर के उड़ेल नहीं देना। आप लाइट जहाँ डालना चाहते हो लाइट वहीं पर आए। और ये चीज़ इन पिक्चर्स को देख के मुझे बढ़िया से समझ में आ गई। फिर तो मेरे पास जब ये मुकेश ने अगला बंदा भेजा और उसका जो मैंने पोर्टफोलियो करा, अलग ही था भाई, गजब ही था। लाइट फुल्ली कंट्रोल थी। बॉडी शॉट्स कर रहा हूँ तो लाइट
साइड से आ रही है तो साइड से ही आ रही है, ये नहीं कि इधर वाली लाइट पीछे जा रही है, पीछे वाली लाइट आगे आ रही है। तो ये कहानी मेरे समझ में आ गई। लगे 7-8 महीने लगे, लेकिन मैंने भी उसको नहीं छोड़ा। मैंने भी समझ के ही माना और अपनी गलतियों को देखा और अपनी गलतियों से सीखा और लाइट को कंट्रोल करना सीख लिया। और इस भाई के साथ अच्छा सा रिलेशन चल रहा है आगे। पर एक दिन एक अजीब सी चीज़ हुई। एक बंदे का मुझे फ़ोन आया जिसका पोर्टफोलियो मैं पहले कर चुका था मिस्टर मुकेश के ज़रिए। तो उसका सर फ़ोन आया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो वो आया, कहता सर मैं ना दिल्ली से शिफ्ट हो रहा हूँ और आपने मेरा पोर्टफोलियो करा था, उस पोर्टफोलियो से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन ना मुकेश सर से मैंने बात करी, वो ना मुझे नेगेटिव्स नहीं दे रहे हैं। तो मुझे जब भी प्रिंट्स बनवाने होते हैं तो मेरे को हमेशा उनके पास जाना होता है। इतनी सारी मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं जहाँ पर जाकर मुझे पिक्चर्स देनी होती हैं। एक बार में मुझे 200-150 प्रिंट्स बनवाने होते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं ही बनवा के दूंगा। और अब मैं दिल्ली से शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उनको बोलें कि वो मुझे नेगेटिव्स दे दें। और मैं तो उनको 7,000 रुपये दे चुका हूँ। मैंने कहा 7,000 रुपये दे चुके हो, किस चीज़ के? कहता पोर्टफोलियो के मैंने उसको 7,000 रुपये दिए थे। मैंने कहा क्या? मतलब मैंने उसके सामने नहीं बोला कि क्या, मन में ही सोचा। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ मिस्टर मुकेश से बात करके, एंड डोंट वरी, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। वो चला गया। मुझे ये परेशानी नहीं थी कि वो क्यों ले रहा है 7,000, क्योंकि मैं जितना चार्ज करता था वो मुझे उससे ज़्यादा दे रहा था, टाइम पे दे रहा था। कभी कोई मतलब उसने ऐसे नहीं करा कि नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा सर, अगले महीने ले लेना। ही वॉज राइट ऑन हिज पाथ। पर इस चीज़ से मुझे ये चीज़ समझ में आई, लोगों को मेरी पिक्चर्स अच्छी लग रही हैं तभी वो 7,000 रुपये दे रहे हैं। और ये बंदा उन मॉडल से 7,000 रुपये चार्ज कर रहा है, यानी ये उन्हें 7,000 की वैल्यू का सामान दे रहा है। और मैं एक नया बच्चा था, मुझे पता ही नहीं था कि भाई मतलब 7,000 रुपये तो बहुत बड़ा अमाउंट होता था। खैर, इसके बाद भी मैंने मुकेश के साथ काम करा। मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि मुझे पता है कि तुम 7,000 रुपये चार्ज कर रहे हो। मैं 1,000 पे ही काम करता रहा। और वो उसका पार्ट है, मेरे को उसकी जेब के ऊपर नज़र नहीं रखनी है। उसने मुझे फोर्स नहीं करा कि मैं 1,000 रुपये लूँ, बल्कि उसने मुझे 800 की जगह 1,000 दिए। तो मुझे मुकेश से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं बल्कि शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मेरी वैल्यू बताई और दिखाई। इस चीज़ ने मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। इस चीज़ ने मुझे अपनी वैल्यू का अंदाज़ा कराया कि भाई तू 7,000 रुपये ले सकता है। और इसके बाद मैं जितने भी पोर्टफोलियोज डायरेक्ट करता था, अब मेरा रेट हो गया था 700 से 7,000 रुपये। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, देखते हैं क्या हुआ अशोक की ज़िंदगी में। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड ciao.